चीजें पहले रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या कर लिया था। यार लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे थे, मतलब हमने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और मैंने इसमें बताया था कि आपके पास दो टाइप के केसेस आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में। पहला केस मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे दोनों लेंस कांटेक्ट में होंगे, तो अगर हमारे दोनों लेंस कांटेक्ट में होंगे तो मेरे को याद दिलाओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम। पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला P1 + P2, और एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/F1 + 1/F2। इस तरीके से एड ऑन होते चले जाएंगे। एक बार मेरे पास एफ इक्विवेलेंट आ गया, फिर हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू 1/F इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको तरीका बताया था यू करने का व्हेन लेंस इन कांटेक्ट। और आप अपना एफ इक्विवेलेंट भी चेक करोगे। अगर एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया तो क्या नेचर होगा, और नेगेटिव आया तो क्या नेचर होगा कॉम्बिनेशन का। भैया सब भूल चुके हैं, हमें कुछ नहीं याद क्या किया क्यों किया। भाई अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और अगर नेगेटिव आया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बन जाएगा। कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि भैया एक वीक बाद क्लास हुई है, ऊपर से दो दो चैप्टर साथ में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि रिवाइज नहीं किया होगा। दूसरा केस दूसरा केस ये था कि व्हेन लेंस आर नॉट इन कांटेक्ट, लेंस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अगर हमारे दो लेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो मैंने कहा था इस केस में आपके दो मेथड फॉलो हो सकते हैं। पहला मेथड पहला मेथड ये था कि आप पावर इक्विवेलेंट निकालोगे, और इस केस में पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा P1 + P2 -DP1 P2, जहां पे D उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद आप एफ इक्विवेलेंट निकाल लोगे। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/F1 + 1/F2, इसी तरीके से D/F1 F2। एक बार आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया, फिर से आप वही लेंस फॉर्मूला यूज कर दोगे। ये आपका मेथड 1 था। लेकिन मेथड 2 क्या बताया था मैंने, कि मेथड 2 के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। पहले आप लेंस 1 के लिए सॉल्व करोगे। जब आप लेंस 1 के लिए सॉल्व करोगे, तो लेंस 1 के लिए जो इमेज डिस्टेंस आएगा 1/V1 - 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1, ये हमारा जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए किस तरीके से एक्ट करेगा। अबे बिल्कुल भूल गए हो यार। हमारी लेंस 1 की जो इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 1 विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। भैया आई होप चीजें याद आ रही होगी। तो जब हम लेंस 2 की बात करेंगे, राधिका मैडम साहब की आवाज थोड़ी सी कट गई, कुछ समझ में नहीं आया, रिपीट करो। लेंस 2 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस U2, इमेज डिस्टेंस -D। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेट कर लोगे, V2 कैलकुलेट कर लोगे। चलो यहां तक एक बार चेक कर लो कुछ कुछ चीजें याद आई या नहीं आई। तो फिर अब अपना थर्ड केस स्टार्ट करते हैं। भैया आज सब इतना म्यूट मोड पे क्यों है, क्या आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो डन, बढ़िया, इसी तरीके से बोलते रहें। चलो अब हमारा थर्ड केस क्या है, हमारा ये थर्ड केस कहलाता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। मतलब हमने क्या कर दिया, लेंस के एक पार्ट को मैंने सिल्वर कर दिया। अगर मैं लेंस के एक पार्ट को सिल्वर कर रहा हूं, तो इस केस में वो लेंस हमारा मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब समझो भावनाओं को क्या कह रहा हूं। यार मैंने ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। अगर मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया तो मैंने क्या कर दिया, जो इसका ये दूसरा वाला पार्ट है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको मैंने सिल्वर कर दिया है।
तो अब आप सोचो प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। भैया ध्यान देना क्या तरीका चल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट का। यार सपोज यहाँ पे ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, ये लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर, तो ये किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। towards normal. वेरी गुड। तो इस लाइट रे ने थोड़ा Towards सा, वेरी गुड, normal. इस लाइट रे ने थोड़ा सा बेंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अब सिंस मेरा जो सेकंड वाला पार्ट है वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये मिरर लाइट रे को रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से सेम जगह पे आएगी, वापस से मतलब सेम मीडियम पे आएगी। तो ये लाइट रे वापस से आ रही है, ये रेयर टू डेंसर की जगह अब डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारी फाइनल इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बना के देगा। चेक करो एक बार डायग्राम रिपीट करना है या डायग्राम समझ में आ गया है। Sir, idea समझ. आ गया, वेरी गुड। तो लाइट रे गई, रेयर से डेंसर ट्रैवल कर रही थी, बेंड हुई, लेकिन अब आगे मिला उसको मिरर, मिरर से टकराई वापस से। जब वो वापस से टकराई तो वो फिर से लेंस से बाहर निकल रही है, लेकिन अब की बार वो डेंसर से रेयर निकल रही है। तो अगर वो डेंसर से रेयर निकल रही है तो अब वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे पास सेम जगह पे मतलब सेम मीडियम पे वापस इमेज आ जाएगी। तो यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, आपका लेंस बेसिकली कितनी बार यूज हुआ है, तो हम इसको है ना इस कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। देखो समझते जाओ। भैया मैं इसको ट्रीट करूंगा कि पहले इसने मेरा एक लेंस की तरह एक्ट किया, तभी इसने लाइट रे को रिफ्रैक्ट किया, प्लस फिर इसने एक मिरर की तरह एक्ट किया, कॉनकेव मिरर की तरह। फिर लाइट रे जब वापस आई रिफ्लेक्ट हुई तो इसने फिर से किसकी तरह एक्ट किया, इसने फिर से लेंस की तरह एक्ट किया। तो हमारा ये हो गया लेंस, फिर ये हो गया मिरर, और फिर से ये क्या हो गया, फिर से ये हमारा लेंस हो गया। चेक करो इसमें कोई दिक्कत। No, sir. डन। तो इसके लिए अब आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे। भैया इस केस में हम फिर से एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, लेकिन एफ इक्विवेलेंट में लिखूंगा 1/f ऑफ लेंस, क्योंकि एक बार वो लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, प्लस 1/f ऑफ मिरर, क्योंकि ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, प्लस 1/f ऑफ लेंस। भैया दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम होगा, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख सकते हो 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस आपका दो बार यूज हो रहा है, प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आप एक बार एफ इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने, एफ इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर से प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कि आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। याद रखना आपकी बार, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आपकी बार हम मिरर फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं लेंस फॉर्मूले की जगह। क्योंकि यार एक बार बताओ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज भी सेम जगह पे बन रही है, मतलब अल्टीमेटली लाइट रे क्या कर रही है, अल्टीमेटली लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसलिए अब की बार इधर हम लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। भाई देख लो डिफरेंस, देख लो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। इधर हम लास्ट में बार बार लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जब मैं एफ इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मैं लेंस फॉर्मूला नहीं मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा। और याद रखना कि ये हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हमेशा एक कॉनकेव मिरर की तरह ही एक्ट करेगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, Negative. नेगेटिव। तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहे जो भी आए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, यहां पे आप उसकी वैल्यू को नेगेटिव में ही रखोगे जब आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। तो एक बार पूरा प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। भैया लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, तो हमारा लेंस दो बार यूज हो रहा है, मिरर एक बार यूज हो रहा है। तो जो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, ये अल्टीमेटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिंस ये अल्टीमेटली लाइट को वापस रिफ्लेक्ट ही कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही उसी साइड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वेरएस कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इनडायरेक्ट दूसरी साइड पहुंचा देता है। तो हम एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, एफ इक्विवेलेंट में हम फोकल लेंथ लेंस का दो बार लेंगे, मिरर का एक बार लेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूले की जगह मिरर फॉर्मूला,
और एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू जो भी आएगी हम उसको नेगेटिव में ही रखेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारा एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। चलो यहां तक हो गया तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कर लिया नोट डाउन। कर लिया? मेरे को भी 1 मिनट दो, आप भी इसको इतने नोट डाउन कर लो, बाकी बच्चे भी भाई। अगर सबका कंप्लीट हो गया है तो इस पे अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लें। यस सर। चलो डन, आ जाओ भैया, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपकी हेल्प हम करते रहेंगे भैया, बीच बीच में क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब मेरे को लेंस का फोकल लेंथ गिवन है। लेंस का फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। और यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने लिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को गिवन है 20 सेंटीमीटर। भैया रिपीट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह सब कुछ गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसका जो ये प्लेन सरफेस था इसको मैंने सिल्वर कर दिया है। तो आपको बताना है कि फाइनल इमेज किधर मिलेगी। आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है। ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शन से मैच करेंगे। और ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है ये 2006 में। भैया क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो। 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द लेंस मतलब ये कहीं ना कहीं यहीं पे बनाएगा। ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर बट टू द राइट, कि मतलब ये हमारा लेंस के राइट साइड कहीं ना कहीं यहां पे बनाएगा इमेज। और लास्ट ऑप्शन 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, सॉरी टू द राइट। चलो सर इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं। हमने एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले सिचुएशन में मैंने बाय कॉन्वेक्स लेंस लिया था। लेकिन इस वाले केस में मैंने क्या लिया है, एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, आधा लेंस। उसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। और मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है कि इस लेंस से ऑब्जेक्ट मैंने कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जो इसका ये प्लेन वाला पार्ट था, इस प्लेन वाले पार्ट को मैंने सिल्वर कर दिया है। तो मतलब ये सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल इमेज डिस्टेंस। मेरे को इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे ये वाले। अविनाश चेक करेंगे। अविनाश इतनी जल्दी सॉल्व तो हो नहीं सकता, कहां से छापा आंसर पे। अविनाश सॉल्व करके आंसर बताना, ये सब मत करो। चलो भैया सॉल्व करा रहा हूं, चेक करना। सबसे पहला काम आप चेक सर करो। 2 मिनट रुक जाओ, हम खुद ही रुक जाओ, ट्राई। ठीक है, डन डन डन। अच्छा तो अविनाश तुमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, अच्छा क्या बात है, मतलब तुम पढ़ रहे हो घर पे ऐसा। वेदांत चेक करेंगे। चलो ऐसा करेंगे, इस क्लास में एक पोल कंडक्ट कर लेंगे, देखते हैं भैया कौन कौन कितने कितने आंसर्स दे रहा है। चेक करेंगे वेदांत सही है या गलत, कैलकुलेट करूंगा, मेरे को आंसर याद नहीं है, कैलकुलेट करूंगा। सर पोल तो आया ही नहीं। पोल, पोल ये होगा ना। नहीं सर, मेरे को लग गया पोल कंडक्ट करा दे कि अच्छा ए वैसा। ये वाला। नहीं मैंने कहा अभी टाइम दे लूँ ना आपको सॉल्व करने के लिए। चलो ये लो भाई, पोल कंडक्ट कर दिया है, चेक करो जिस जिसका जो जो आंसर है भैया मार्क करो।
लेकिन जल्दी जल्दी करना, ये बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। मात्र 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने। भैया अभी भी सिर्फ आधे बच्चों ने ही आंसर दिया है। चलो डन। तो ऑलमोस्ट 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 62% स्ट्रेंथ। शेयर कर देता हूँ रिजल्ट भाई। मैक्सिमम जो बच्चों ने आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन बी। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं। और सेकंड मेजोरिटी आंसर ऑप्शन ए है। चलो तो भैया लेट्स चेक। यार सबसे पहले आप एफ इक्विवेलेंट निकालोगे। एक बार बताओ, इधर भी लेंस कितनी बार यूज होगा? इधर भी लेंस 2 बार यूज टू होगा। टाइम। तो इधर आप लिखोगे 2/f ऑफ लेंस प्लस मिरर, तो एक ही बार यूज होगा f ऑफ मिरर। अब मेरे को याद दिलाओ, ये जो हमारा मिरर है, क्या ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, या प्लेन मिरर है? सर कॉनकेव। अगर आप इस डायग्राम को देखो, मैं बोल रहा हूं ये फाइनल। प्लेन मिरर। बिल्कुल। ये भैया क्वेश्चन में ध्यान दो, शायद से आपने यहीं पे गलती करी है। कॉनकेव मिरर तो तब एक्ट करता जब मेरे पास ये दूसरा वाला सरफेस कर्व्ड होता, तब ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता। मैंने कहा कि ये आपका कॉम्बिनेशन कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये वाला जो मिरर है वो हमेशा कॉनकेव मिरर हो। उसके लिए तो कर्व्ड होना चाहिए। ओके यार नीरज, कोई बात नहीं। तो यार इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर ये एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? फिर से सन्नाटा छा गया। भैया प्लेन मिरर का फोकल लेंथ आप सब भूल चुके हो। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफानाइट। तो 1/इनफानाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो कट ही गया। तो हमारे पास बस क्या बचा? 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास f इक्वलेंट की वैल्यू बेसिकली 15/2 आ रही है। अब मैं यूज करूंगा मिरर फॉर्मूला। तो जब मैं मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा? ये कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, v की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू मेरे को गिवन है कितनी क्वेश्चन में? सर 20। 20 सेंटीमीटर्स। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा किस में लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव। और ये हो जाएगा -15/2। तो अब यार आपको ये एलसीएम लेके सॉल्व करना है और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो लगो काम पे। फिर से चेक कर लो सब लोग अपना आंसर। तो v सर की वी वैल्यू, की वैल्यू -12 वेरी सेंटीमीटर। गुड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए -12 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है? कि इट इज फॉर्म्ड सर ऑन द लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड। को है। लेफ्ट साइड। बिल्कुल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बोल दो, और इसको नोट डाउन कर लो। अविनाश ये लो पिछली स्लाइड। इससे पिछली वाली भी अविनाश। नो सर यही हो। ये वाली चलो डन। भैया थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते जाएं ताकि हम टॉपिक को खत्म करें, आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन और करने हैं, फिर टॉपिक करके आज और खत्म करेंगे। यस हो हो गया। गया। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबका हो गया ये वाला। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भैया, देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास तीन लेंस है और तीनों लेंस किसी ना किसी एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो हमारे पास सबसे पहला लेंस गिवन है ये कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मेरे को गिवन है, फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा हमने बीच में रखा एक कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ है इसका हमारे पास -10 सेंटीमीटर। और लास्ट फिर से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें गिवन है, दैट इज +30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भैया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है +5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल इमेज डिस्टेंस। चलो ट्राई करो, कैलकुलेट द फाइनल इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन रिपीट करना है मानसी, बिल्कुल। मानसी अब की बार हमारे पास दो नहीं तीन लेंस हैं, तीन लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ जो है वो सब गिवन है, 10 सेंटीमीटर, -10 और 30 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? देखो इधर, जिससे आज क्लास की स्टार्टिंग हुई थी, आप ये वाला मेथड यूज करोगे कि आप लेंस वन के लिए इमेज निकालोगे। लेंस वन की इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसा एक्ट करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। फिर आप लेंस टू की इमेज निकालोगे। अब लेंस टू की जो इमेज निकली है वो लेंस थ्री के लिए क्या एक्ट करेगी? वो लेंस थ्री के लिए भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइनल इमेज डिस्टेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, ये कैलकुलेट करके बताना है। भैया सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई करो। अविनाश फिर से क्वेश्चन रिपीट करना है। अविनाश क्वेश्चन में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यार, हमारे पास तीन लेंस हैं, लेंस वन, लेंस टू, लेंस थ्री। इन तीनों लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है लेंस वन से, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? U1 बन जाएगा। मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है लेंस वन से। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? फाइनल इमेज डिस्टेंस, कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो अविनाश कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आप लेंस वन के लिए कैलकुलेशन करोगे। लेंस वन के लिए आप चेक करोगे कि इमेज कहां बन रही है। लेंस वन की इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए कैसा एक्ट करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। तो हमें लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, फोकल लेंथ पता चल जाएगा। तो लेंस टू के लिए आप इमेज कैलकुलेट करना फिर से। तो लेंस टू की इमेज फिर लेंस थ्री के लिए किस तरीके से एक्ट करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। तो लेंस थ्री का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, फोकल लेंथ पता है, तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो अविनाश चेक करो एक बार फिर से, क्लियर है या रिपीट करना है यार कुछ? डन। चलो वेरी गुड। अब साथ में सॉल्व कर रहे हैं,
आज पता नहीं आप लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हो भैया। चलो लेट्स सॉल्व इट। यार सबसे पहले मैं लेंस 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, सब कैलकुलेशन पे ध्यान देना। कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना, लेकिन थोड़ा सा पार्टिसिपेट तो करना है। यार लेंस वन के लिए मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, -30। फोकल लेंथ गिवन है +10। तो यार आप सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/v1 -1/u1 इज इक्वल्स टू 1/f1। और मेरे को v1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, v1 की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 15 आ रही है। सर +15। सबकी यही Yes, आ रही sir. है वैल्यूज। वेरी गुड। तो सबके लिए ये वैल्यूज आ रही है +15। अब ध्यान देना, अगर ये वैल्यू +15 आ रही है तो मतलब लेंस 1 के लिए ये इमेज कहाँ बनी है? कहीं ना कहीं 15 लेंस सेंटीमीटर के के डिस्टेंस पे। पीछे। राइट में। बिल्कुल, यस मतलब सर। कहीं ना कहीं ये बन रही है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो लेंस 2 के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेंस 2 के लिए? सर 15 - 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो ये मैंने आपको लिखवा भी दिया था इधर कि जब हम लेंस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, देखो पीछे स्लाइड में लेके जा रहा हूं मैं, कि लेंस 2 के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले इमेज डिस्टेंस में से d माइनस कर देंगे। तो भैया वही इधर करना है। अब मैं कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूं लेंस 2 के लिए। आप देखोगे कि अब बाकी लेंसेज के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा v1 - d। तो v1 की वैल्यू है 15, डिस्टेंस की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। Yes, और sir. ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कितनी बार कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है तो इमेज कहां बनती है? सर मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। भूल गए? इन्फिनिटी। वेरी गुड भैया सर आप। इन्फिनिटी पे बनती है। हाँ मेरे को लग रहा है एक तो मेरे को इन्फिनिटी। रिकॉल क्लास देनी पड़ेगी। यार अपोजिट होता है। देखो मैंने आपको ये कितनी बार लिखवा रखा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो इमेज बनती है फोकस पे। और इसी का उल्टा, कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि लाइट रेस पैरेलल जाएगी। तो इधर भी वही होगा कि यार जो सेकंड लेंस है वो लाइट रेस को कैसे कराएगा? रिफ्रैक्शन के बाद। अविनाश मैंने पोल कब का एंड कर दिया? अच्छा पोल अभी भी दिख रहा था क्या? तो तुमने अब लोगों ने इतनी देर से बोला क्यों नहीं कि पोल दिख रहा है? तो यार इसके लिए लाइट रेस कैसी आएगी? लाइट सर रेस हमारी पैरेलल। पैरेलल आएगी क्योंकि ये इन्फिनिटी पे बना रहा है। अब जरा थर्ड लेंस के लिए सोचो। थर्ड लेंस के लिए यहां लिख रहा हूं फॉर लेंस 3। अगर लेंस 3 के लिए मेरे पास लाइट रे पैरेलल आ रही है तो तो मतलब 30 लेंस सेंटीमीटर होगी इसकी। बस। तो अगर लेंस 3 के लिए लाइट रे पैरेलल आ रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो भैया हमारी इमेज कहां बनेगी? एट फोकस बनेगी। फोकस। तो मेरे लेंस 3 का फोकस क्या है? +30। तो फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? सर +30। 30। सब लोग एक बार चेक करो किस किस के लिए हम रिपीट करना है भैया बता दो। नहीं सर आ गया समझ। आ गया? चलो। जी। सुधांशु, तनिष्क और भैया हिमेश पल्सर। ओहो सर हो गया। हो गया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड दिखानी वेदांत, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस सर। चलो डन। अब देख लो यार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश आप कह रहे हो 30 कैसे आया? अविनाश अगर मेरा लेंस 2 की बात करूं, लेंस 2 के लिए इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मेरा लेंस 2
जो ये कॉनकेव लेंस है, ये रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस को कैसे पास करेगा, ये लाइट रेस को पैरेलल बना देगा। अविनाश पहले ये चेक करो, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि रिफ्रैक्शन के बाद हमारा जो कॉनकेव लेंस है ये लाइट रेस को पैरेलल बना देगा, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे मिलनी चाहिए। तो अगर अब मैं लेंस 3 की बात करूं तो लेंस 3 के लिए लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही है, तो मतलब लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इंफिनिटी। तो इमेज कहां मिलेगी, फोकस पे, और लेंस 3 का फोकल लेंथ कितना गिवन था अविनाश, 30। तो मतलब इमेज कहां मिलेगी, अच्छा इसके यार। फोकस 30 पे। अविनाश एक बार लास्ट बार बताओ, यस या नो, क्लियर है मतलब या नहीं। नहीं अविनाश, 30 से 30 माइनस नहीं होगा, 30 से 30 माइनस क्यों होगा, मैं समझा नहीं। अविनाश एक बार अनम्यूट करके प्लीज थोड़ा सा वैसे क्लियर करो बोल के यार। सर कुछ नहीं सर, ऐसे ही डाउट सा थोड़ा सा। अविनाश देखो फिर से, ये लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है ना, तो ये लाइट रेस कहां जाएगी, ये लाइट रेस मेरी फोकस पे मर्ज करेगी। फोकस कितनी दूर आएगा, लेंस 3 से, फोकस लेंस 3 से भैया हमारा 30 सेंटीमीटर दूर है, तो इसलिए इमेज भी कहां मिलेगी, 30 सेंटीमीटर मिलेगी फ्रॉम लेंस 3, फ्रॉम लेंस 3। अविनाश अब कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। जी सर। चलो डन। आ जाओ यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यार इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सब लोग डायग्राम वगैरह सब चीज पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार हमने ये एक प्लेन टेबल, मतलब एक टेबल ले लिया, और इस टेबल के ऊपर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप एक चीज नोटिस करो, लेंस और टेबल के बीच में गैप आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस गैप को पानी से फिल कर दिया, लिक्विड से फिल कर दिया। अब क्या कर दिया, नीचे वाला जो प्लेन सरफेस था उसको मैंने मिरर बना दिया, ये इसको मैंने ये प्लेन मिरर बना दिया। चेक करो यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यस सर। डन। तो भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, इस तरीके से समझ लो कि ये मेरा हाथ टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक लेंस रखा, तो भैया लेंस कर्व्ड होता है, थोड़ा सा ओवल शेप का है, तो बीच में गैप क्रिएट होगा, उस गैप में मैंने पानी भर दिया। तो और नीचे वाला जो टेबल है इसको मैंने पॉलिश करके प्लेन मिरर बना दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने 2 बार रिपीट किया। सबसे पहली बार मैंने क्या किया, यहां पे कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे और ऊपर स्लाइड कर रहा हूं। कब तक स्लाइड कर रहा हूं, मैं तब तक स्लाइड कर रहा हूं जब तक ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम जगह पे ना बन जाए। तो मैंने देखा कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे मिल रही है। कितने डिस्टेंस पे मिल रही है, भैया क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन है हमें 45 सेंटीमीटर। चेक करना भैया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये वाला क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। हमें ये डिस्टेंस गिवन है 45 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, यही सेम स्टेप हमने रिपीट किया। ये मेरा प्लेन मिरर, इसके ऊपर मैंने रखा कॉन्वेक्स लेंस। अब की बार मैंने इसको पानी से फिल नहीं किया, और फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे स्लाइड किया। कब तक स्लाइड किया, जब तक ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे ना मिल जाए। तो मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज अब की बार मेरे को कितने डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज मेरे को अब की बार मिल रहे हैं 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का गिवन है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 विच मींस 3/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर एक बार रिपीट। रिपीट, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, भावनाओं को समझते जाओ फिर से। यार सबसे पहले तो हाँ बोलो, कुछ कोई कुछ और भी पूछ रहा है अभी, एक साथ पूछ लो। राधिका सर मैडम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले का। लेंस का सेम लेंस लिया ना, सेम सेटअप लिया है, बस मैंने अब की बार पानी रिमूव कर दिया। यस यस सर। चलो डन।
देखो क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरीके से, सेटअप समझ में आया? पहले तो ये चेक करो, डायग्राम समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर, उसके ऊपर लेंस। जैसे आप ये कर लो, हाथ के ऊपर कोई कटोरी रखो, बाउल रखो, तो आपको पता है बीच में कुछ ना कुछ गैप क्रिएट होगा, तो उस गैप में मैंने पानी भर दिया। तो ये एक तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन रहा है या नहीं बन रहा? कि ऊपर वाला कॉन्वेक्स लेंस, नीचे वाला ये जो पानी है, ये कौन सा लेंस बनेगा? कॉनकेव लेंस। वेरी गुड। और सबसे नीचे वाला कौन सा मिरर बन रहा है? प्लेन प्लेन मिरर। मिरर। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर है ना, हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और उसको ऊपर नीचे स्लाइड कर रहे हैं। हम क्यों स्लाइड कर रहे हैं? मैं चाहता हूं इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ओवरलैप करें। मतलब लाइट रे प्लेन मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी। अगर लाइट रे प्लेन मिरर की वजह से वापस रिफ्लेक्ट करके आ रही है, तो हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बनेगी। जैसे देखो हमने इस क्वेश्चन में किया था, आपको क्वेश्चन समझाना मेरा काम है भैया, कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला था कि यार यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रे लेंस से गई, मिरर से टकरा के वापस आई, तो मेरी जो इमेज है वो भैया ऑब्जेक्ट के जगह पे ही बन रही है। और हमने देखा ये इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, ये इमेज 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे बन रही है। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? पहले वाले केस में 45 सेंटीमीटर आ रहा है। सब लोग चेक करके बताओ, पहला केस क्लियर है, केस 1? यस सर। सेकेंड केस में हमने कुछ नहीं किया, सेकेंड केस में बस हमने पानी हटा दिया, लिक्विड हटा दिया। हमने कहा कि अब हमने फिर से यही एक्टिविटी रिपीट करी, कि ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया और चेक किया कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहां पे आ रहे हैं। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का गिवन है 1.5। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ वगैरह आपको पता ही है। हमें फाइंड क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड, कि जो ये लिक्विड था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। प्लीज अब सब लोग चेक कर लो पहले, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, अब मैं कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करता हूं। मानसी मैडम सर क्या एक कहती हो? बार रिपीट। एक बार फिर से रिपीट करना है? अरे यार आज तो तुमने बच्चे की जान ले ली। यार इसमें इतना डाउट क्यों आ रहा है? चलो इस तरीके से समझो, मैं आपको ऐसा करता हूँ। अच्छा मानसी आपको भी समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया, चलो इधर देखो, डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ, आपको शायद से इससे समझ में आ जाए। ये एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, बीच वाला पार्ट भूल जाओ, बीच वाला पार्ट भूल जाओ। सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, भैया अब ध्यान देना, यार इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, हमारा लेंस क्या करेगा? लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगा। लाइट रे बेंड कर गई, अब ये लाइट रे बाहर निकल रही है, तो ये प्लेन मिरर पे क्या करेगी? फॉल डाउन करेगी। प्लेन मिरर इस लाइट रे को क्या कराएगा? रिफ्लेक्ट। वेरी गुड। प्लेन मिरर इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराएगा, तो ये वापस लाइट रे इधर जाएगी, लाइट रे फिर से बेंड करेगी, लाइट रे फिर से बेंड कर रही है, तो अब ये इमेज कहां बनेगी? ये इमेज यहां बनेगी। पहले चेक करो ये वाला सेटअप समझ में आया आपको? अविनाश यस सर। आपका आंसर गलत है। कैलकुलेट क्या करना है आप वही भूल रहे हो, मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है लिक्विड का, और आप आंसर बता रहे हो इमेज का, गलत। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने है ना ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराया है, मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से शिफ्ट कराया है कि अल्टीमेटली जो मेरी इमेज है वो कहां मिल रही है? अल्टीमेटली जो मेरी इमेज है जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे मिल रही है। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह पे मिल रहे हैं। चेक करो, अब ये वाला सेटअप भी समझ में आया? यस सर। तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? भैया ये वाला डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड केस 30 सेंटीमीटर, सेकंड केस 30 सेंटीमीटर। तो पहले तो यही चेक कर लो, अब आपको सेकंड केस समझ में आया या नहीं आया? यस सर। डन। अब यार मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने अगर बीच में इसके पानी भर दिया, तो अगर आप देखो हमारा पानी भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। कैसा लेंस बनेगा? कुछ इस टाइप का लेंस बनेगा लिक्विड का। ये हमारा एक लेंस बन रहा है, चेक करो सही से। यहाँ पे प्लेन मिरर आ रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है। तो बीच में जो ये गैप बन रहा है जिसमें मैंने ये पानी फिल किया, तो मेरे को बताओ ये कौन सा लेंस बन रहा है? ये बन रहा है कॉनकेव। हमारे, वेरी गुड, प्लानो कॉनकेव, क्योंकि एक साइड प्लेन मिरर है, तो ये हमारा बन रहा है प्लानो कॉनकेव लेंस।
अगर अब मैंने बीच में लेंस डाल दिया तो अब क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पे नहीं बनेंगे 30 सेंटीमीटर पे, तो हमें डिस्टेंस को चेंज कराना पड़ेगा। तो अब की बार मैंने डिस्टेंस कितना करा दिया, मैंने देखा कि अब की बार अगर मैं डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर रख रहा हूं तो 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट और इमेज ओवरलैप एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये कब हो रहा है, जब मैं प्लेन में इन इसका कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। चेक कर लो, अब तो पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा, केस 1 केस 2 सब कुछ। Yes, sir. चलो डन। तो भैया मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, जिन्होंने डाउट बोला था, मानसी आपको भी क्लियर है, डन। चलो, अब इसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दूं तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। भैया ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, आई एग्री, लेकिन समझो। ये मैंने एक लेंस लिया और यहां पे मैंने इसके साथ एक प्लेन मिरर डाल दिया। प्लेन मिरर, इस कॉन्सेप्ट को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। प्लेन मिरर, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब आप सोचो कि ऑब्जेक्ट और इमेज ओवरलैप कब कर सकते हैं, तो भावनाओं को समझो। यार ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, ये बेंड करेगी, लेकिन ये लाइट रे भैया ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे तभी बन सकते हैं। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे तभी बन सकते हैं जब लाइट रे अपना पाथ क्या करे, लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करे। लाइट रे शुड रिट्रेस इट्स पाथ। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है आपको? Yes, sir. जैसे ये वाला डायग्राम देखो, क्या इस वाले डायग्राम में लाइट रे ने अपना पाथ रिट्रेस किया है? नहीं, लाइट रे किसी और एंगल पे बेंड हुई है। लाइट रे ऐसे गई, सीधी गई, लेकिन लाइट रे ने अपना पाथ रिट्रेस नहीं किया। लाइट रे नीचे से आ रही है, सिंस लाइट रे नीचे से आ रही है, इसने अपना पाथ रिट्रेस नहीं किया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे नहीं बन रही। लेकिन अगर मेरे को ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बनानी है तो लाइट रे को अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। तो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कब करेगी? वो तभी कर सकती है जब वो प्लेन मिरर पे कैसे फॉल डाउन करे, परपेंडिकुलरली। क्योंकि ये तो मैंने आपको रे ऑप्टिक्स की बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर प्लेन मिरर पे कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है इस तरीके से, तो मेरे को बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 degree. है, लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो 60 डिग्री कहां से हुआ? सो 90 डिग्री होगा। 9. एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है अब? 90 degree. 0 डिग्री। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों पैरेलल ही तो चल रही हैं। यस। यार आप तो भूल भी गए सारी चीजें। इधर इधर, Test हो गया थोड़ी. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर। मेरे को तो लग रहा है आज ये क्वेश्चन में क्लास जाएगी पूरी। इधर यार मेरे को बताओ, सबसे पहले नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मिरर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मिरर का परपेंडिकुलर, जैसे ये मेरा फोन मिरर है, इस मिरर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मेरे को बताओ ये परपेंडिकुलर ये है या परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन है? भैया सब लोग बताओ, परपेंडिकुलर ये ब्लू कलर का पेन है या ये ब्लैक कलर का पेन है फोन के परपेंडिकुलर? Blue color का पेन. भाई वेरी गुड। तो भाई परपेंडिकुलर मतलब यही तो ड्रॉ होगा, और ये परपेंडिकुलर मेरा क्या कहलाएगी? नॉर्मल। Normal. अगर मैं इंसिडेंट रे ऐसे बनाऊं तो अब बताओ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में अब कितना एंगल है? 90। 90 degree. तो इस केस में एंगल आई 90 होता, तो एंगल आर भी कितना आएगा? 90। 90 तो degree. लाइट रे बेचारी बिल्कुल सीधा सीधा चली जाएगी, बिल्कुल सीधा सीधा। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि ये एक प्लेन मिरर है, लाइट रे बिल्कुल भैया ऐसे फॉल डाउन कर रही है, और जो मेरा नॉर्मल है वो भी बिल्कुल ऐसे फॉल डाउन कर रहा है। तो अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो भैया उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 0 तो degree. लाइट रे क्या करेगी? ये वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, जैसे आई
वापिस भेज दी उसको, तो एंगल आर कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। और इस वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि जब एंगल आर और एंगल आई दोनों 0 डिग्री बन जाए, इस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं रिट्रेसिंग इट्स पाथ। यार देखो मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज चेक करके बताओ ये चीज भी समझ में आई। अविनाश अब आपका आंसर सही आ रहा है। तो रिट्रेसिंग इस पाथ का मतलब क्या है कि लाइट रे प्लेन मिरर पे हमेशा कैसे गिरनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे गिरनी चाहिए, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाए। तो यही चीज इधर करो भैया, मैंने लाइट रे को परपेंडिकुलरली गिराया प्लेन मिरर पे, तो ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो ये लाइट रे वापस से ऑब्जेक्ट और इमेज कहां बनाएगी, सेम जगह पे बनाएगी। पहले प्लीज यहां तक चेक कर लो, आपने तो बच्चे की जान निकाल ली सही में। बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। डन। अब सर यार मेरा आंसर चेक करो तो। सही आ रहा है बिल्कुल। अब एक लास्ट चीज और बता दो यार, कौन से केस में मेरा लेंस रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा, कौन से केस में, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, सर एट द फोकस पे। फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा वो, और मेरी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो यार आपको मैं यही चीज इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस छोटा सा पॉइंट, कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है तो मतलब समझ जाना कि जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ होगा। किसका फोकल लेंथ होगा, पूरे कॉम्बिनेशन का होगा। तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, मेरे को बताओ ये 45 सेंटीमीटर क्या वैल्यू गिवन है और ये 30 सेंटीमीटर क्या चीज की वैल्यू गिवन है। सर फोकल जब लेंथ की। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे कि ये फोकल लेंथ गिवन है पूरे कॉम्बिनेशन का, फर्स्ट केस के कॉम्बिनेशन का, और ये फोकल लेंथ है हमारे सेकंड केस के कॉम्बिनेशन का। यहां तक नोट डाउन कर लो, और जो डाउट है पूछ डालो भैया। हो गया नोट डाउन। ये वाला भी नोट डाउन करना है, याद रखना, ये वाला भी नोट डाउन करना है, क्योंकि आप ये भूल चुके हो इसलिए ये नोट डाउन कर लो। सर कर लिया। कर लिया, चलो आ जाओ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे केस 2 के लिए। याद रखो इधर मैंने लेंस को सिल्वर नहीं किया है, मैंने लेंस को प्लेस किया हुआ है। केस 2 क्या था, लेंस और हमारा ये मिरर इस तरीके से। तो भैया ये बेसिकली हमारा लेंस प्लस मिरर है, यहां लिख देता हूं, ये बेसिकली हमारा क्या है, लेंस प्लस मिरर। तो अब की बार आप क्या लिखोगे, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। भाई मेरे को बताओ प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना है, इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, 0, ये बन जाएगा 0। भैया वेरी गुड। तो एफ इक्वलेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ इक्वलेंट की वैल्यू सेकंड केस में 30 गिवन है। तो भैया आपको पता चल गया मेरे लेंस का फोकल लेंथ कितना आ गया, लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। यहां तक कंप्लीट करो, हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि लेंस का फोकल लेंथ 30 आ रहा है। भैया कुछ बच्चे हैं ना डायरेक्टली आंसर छाप रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया ये एनसीईआरटी बुक का है, तो कुछ बच्चे डायरेक्टली आंसर छाप रहे हैं। अब आ जाते हैं केस 1 पे। केस 1 क्या बन रहा था, केस 1 बन रहा था एक लेंस, लेंस 1, लेंस 1, फिर एक बन रहा था प्लानो कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगा लेंस 2, फिर एक बन रहा था प्लेन मिरर, तो ये हो जाएगा हमारा मिरर।
तो इस केस में मैं लिखूंगा 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो यार प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो ये टर्म तो अभी फिर से कट गया। सेकेंड केस में एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी गिवन थी? 45। एफ ऑफ लेंस 1 आपने केस 2 से कैलकुलेट कर लिया, लेंस 1 का फोकल लेंथ कितना आ रहा है? 30 प्लस आप फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कैलकुलेट करके बता दो कि इस जो लिक्विड का लेंस बन रहा था, जो ये लेंस लिक्विड का बन रहा है, इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है? चलो कैलकुलेट करके बता दो। एफ ऑफ लेंस 2 प्लीज सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आ रहा है? -90। सर -90। वेरी गुड, -90 आ जाएगा। कॉनकेव लेंस है तो माइनस में आना चाहिए, -90। ये हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही था कि हमें इस कॉनकेव जो लिक्विड का लेंस बन रहा है उसका फोकल लेंथ फाइंड करना था। यहां तक जब सबका कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर आगे बढ़ूंगा। सर हो गया। हो गया, चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। अब यार ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था। मैं फिर से डायग्राम ऐसे ही बना देता हूं जैसे क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन ने बोला है इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है। तो मेरे को बताओ जो ये प्लानो कॉनकेव लेंस आएगा, इसका ये जो ऊपर वाला रेडियस होगा ये भी तो आर ही होगा, क्योंकि बनाया तो लेंस नहीं है इसको। और ये वाला क्या होगा? इनफाइनाइट। तो अब आप फिर से लेंस 1 के लिए, लेंस 1 मतलब इस वाले लेंस के लिए सॉल्व करोगे। चेक करो भैया भावनाओं को। लेंस 1 के लिए, लेंस 1 के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो। तो 1/f1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस 1 का -1, क्योंकि सराउंडिंग इसके लिए एयर कंसीडर करी जाएगी, इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। जरा सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेंस 1 का फोकल लेंथ कितना आया था? 30। इस क्वेश्चन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था इसका? तो 3/2। 3/2। तो 3/2 -1, R1 की वैल्यू कितनी है? एक R पॉजिटिव आएगा, एक R नेगेटिव आएगा, तो 1/r प्लस 1/r। यार प्लीज इसको सॉल्व करके मेरे को जरा R की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, R की वैल्यू कितनी आ रही है? सर आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ रही है। वेरी गुड। बस आपका एक लास्ट स्टेप बचा और आपका क्वेश्चन खत्म। लास्ट स्टेप, क्वेश्चन खत्म। सिमरन आपका आंसर नहीं सही, नहीं आ रहा। हो गया सर। हो गया, तो आ जाओ लास्ट स्टेप पे। अब हम बात करेंगे लेंस 2 के लिए। लेंस 2 के लिए फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर दो। 1/f2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, मतलब वो जो लिक्विड था उसका, सराउंडिंग अभी भी एयर ही रहेगी, इनटू 1/r, लेकिन एक सरफेस इनफाइनाइट बन रहा है, तो प्लस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। 1/f2, f2 की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट करी पीछे, कितनी आ रही है f2 की वैल्यू? -90। तो यहां पे रख दो -90। भैया आपको मैं सिर्फ म्यू एल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं। अब तो म्यू एल आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? आपने रेडियस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, रेडियस की वैल्यू आ रही है 30, लेकिन ये माइनस में होगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को कैलकुलेट करके आंसर बताओ। चलो, सर 4/3 आंसर। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आ जाएगा 4/3। प्लीज सब लोग अपना आंसर अब वेरीफाई कर लो। किसी भी स्टेप में डाउट लगे अब तो पूछ लो। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आई अग्री, लेकिन ये एडवांस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ही है। बिल्कुल यार अविनाश, नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। हाँ ये लो। एक चीज आपको बता दूं, इस क्वेश्चन ने क्या किया है, इस क्वेश्चन ने नीचे वाले रेडियस, इसका रेडियस नीचे आएगा,
R1, तो इसने इस R1 को पॉजिटिव R लिया है और ऊपर वाले रेडियस को नेगेटिव लिया है। इसने साइन कन्वेंशन का उल्टा फॉलो किया है, नीचे वाले रेडियस को पॉजिटिव, ऊपर वाले रेडियस को नेगेटिव। तो इसलिए जो इसका रेडियस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इसका रेडियस ऊपर की तरफ आएगा। इसलिए मैंने यहां पे -30 लिखा है। अगर आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग लो कि नीचे वाला इसको नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव लो, तो आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। सर हो गया। हो गया। तो एक बार मैं फटाफट क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, भैया शुरू से चेक कर लो। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रहे हैं, तो याद रखना ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे तभी बनेंगे जब लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी, और लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस तभी कर सकती है जब वो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जो भी डिस्टेंस हमें वो गिवन होगा वो डिस्टेंस फोकल लेंथ बन जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, लाइट रे रिट्रेस कर रही होगी, तो ये जो डिस्टेंस है 45, ये हमारे पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बन जाएगा। सेम चीज सेकंड केस में कि ये जो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है, ये पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बन जाएगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट कि यार सेकंड केस की हेल्प से सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सेकंड केस में एक ही लेंस है और एक ही मिरर है, तो लेंस प्लस मिरर, तो एफ इक्विवेलेंट आएगा 1/f इक्विवेलेंट प्लस 1/, लेंस प्लस 1/, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ 0 हो गया, तो मेरे को लेंस 1 का फोकल लेंथ मिल गया 30 सेंटीमीटर। फिर सेम चीज मैं लेंस केस 2 में अप्लाई करूंगा। लेंस 1 का फोकल लेंथ मिल गया मेरे को 30, लेंस 2 का फाइंड करना है, और मेरे को मिरर का पता है इनफाइनाइट होता है तो 0 मिल जाएगा ये। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लिया अपने इस लिक्विड के लेंस का, जो कि आया -90। फिर लास्ट कि भैया आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो लेंस 1 के लिए और लेंस 2 के लिए। जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करोगे लेंस 1 के लिए तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस एक बार मिल गया तो लेंस 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, भैया बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो गई आज के लिए। चेक करके बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया, समझ में आ गया तो बढ़ चले आगे। यस। चलो डन। तो यार हमारा ये लेंस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है। अब हमारे पूरे चैप्टर में 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक डिस्पर्जन और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्पर्जन से पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आज मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक समझा दे रहा हूं, और कुछ होमवर्क के लिए दूंगा, उतना आप पढ़ के आ जाना बस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यार एक बात बताओ, मेरे पास 2 पेन है, ठीक है भैया, सब लोग इधर वीडियो देखो, चेक कर लेना। मेरे पास 2 पेन है, एक पेन मैंने आपके कैमरे के पास रखा और एक पेन मैंने दूर रखा है, ये ब्लैक वाला पेन। मेरे को बताओ कौन सा पेन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है और कौन सा पेन आपको छोटा दिखाई दे रहा है? सामने वाला बड़ा दिख रहा है और कुछ वाला छोटा। तो हमें पता है ये जो ब्लू वाला है ये बड़ा दिखाई दे रहा होगा और ये ब्लैक वाला आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यार जब मैंने इनको साथ में रखा तो मैंने देखा यार ये दोनों तो बराबर निकले। फिर कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है? क्या आपको समझ में आया कंफ्यूजन क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो हमारी चीज आंखों के पास होगी वो भले ही छोटी हो या बड़ी हो या बराबर हो, ये मेरे को हमेशा कैसी दिखाई देगी? ये हमेशा मेरे को बड़ी ही दिखाई देगी। जो चीज दूर है मुझसे, वो चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो मेरे को हमेशा कैसी दिखाई देगी? छोटी ही दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मून, भैया हमसे मून दूर है काफी, तो वो मेरे को मून छोटा सा दिखाई दे रहा है, क्या एक्चुअल में मून इतना छोटा सा है? नो सर, वो तो भैया अच्छा खासा बड़ा है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यार सपोज मैंने कहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, भैया ध्यान दो, सपोज मैंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इससे बहुत ज्यादा दूर मैंने ये इमेज रख दी, तो मेरे को लग रहा होगा कि भैया इमेज तो बड़ी है ऑब्जेक्ट से। भैया मुझे डायग्राम देख के तो यही लग रहा है कि इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड है। लेकिन बेचारा जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के इसको देख रहा होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा
कि भैया ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल को अल्फा डिनोट कर दिया। इमेज कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, उस एंगल को मैंने इंडिकेट कर दिया बीटा से। तो मेरे को बताओ कौन सा एंगल छोटा है, अल्फा या बीटा? बीटा। वेरी गुड, अल्फा एंगल बड़ा है बीटा से। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से आपकी ये जो इमेज है ये कैसे दिखाई देगी? ये इमेज डिमिनिश्ड दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इमेज ने एंगल छोटा बनाया है। बिल्कुल। तो यार ये एक दिक्कत वाली बात हो गई। हमें पता कैसे चलेगा कि सच में इमेज मैग्नीफाइड, मतलब सच में इमेज इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है? तो मेरे को बताओ चेक करने का तरीका क्या है कि सही में इमेज इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, या सेम साइज की है? क्या तरीका है? मैंने अभी आपको बताया भी था, आपने ध्यान नहीं दिया मतलब। उनको एक साथ करके देखेंगे। वेरी गुड। मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया? मैंने कहा ये मेरी आंखों के पास है तो मेरे को ये बड़ा दिखाई देगा, ये पीछे है तो ये मेरे को छोटा ही दिखाई देगा। लेकिन मेरे को चेक करना है कि ये दोनों सच में छोटे बड़े हैं या नहीं। तो चेक करने का तरीका एक ही है कि दोनों को क्या लिया हो, दोनों को साथ में लिया हो। जब आप दोनों को साथ में लिया है फिर आप चेक करोगे कि दोनों कितना एंगल बना रहे हैं। भैया यहां देखो अब नेक्स्ट डायग्राम में कि मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट और इमेज को दोनों को साथ में लेके आऊंगा। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, और ये मैंने इमेज ड्रॉ करी। मैं दोनों को साथ में लेके आ गया, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, और यहां पे बैठा हुआ है अब ऑब्जर्वर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही जगह पे लेके आएंगे और फिर चेक करेंगे कि भैया कौन कितना एंगल बना रहा है। ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा और इमेज ने एंगल बनाया बीटा। अब बताओ अब कौन सा एंगल बड़ा है? बीटा। वेरी गुड। बीटा। अब एंगल बीटा बड़ा है तो अब इमेज कैसी मिल रही है, डिमिनिश्ड या एनलार्ज्ड? एनलार्ज्ड। वेरी गुड। तो याद रखो कि अब हम यही वाला हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस चीज को बस इतना ही ध्यान दे लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हमारा जो डिटेक्टिव लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइनोकुलर्स, हम इन सब की बात कर रहे हैं। तो याद रखना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस पे डिपेंड करते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करते हैं। और एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है अल्फा और बीटा को कंपेयर करना। लेकिन कब करोगे कंपेयर? ये तभी करोगे व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर प्लेस्ड एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस। चलो बस यहीं तक नोट डाउन कर लो, आज के लिए यहीं तक खत्म। क्या कह रहे हो सर, आज आपने बिल्कुल बहुत भारी भारी चीजें पढ़ा दी, आज बिल्कुल मन ही नहीं लगा क्लास में। सर कर लिया नोट डाउन। कर लिया, डन। अविनाश मुझे नहीं पता, शायद से नहीं होगी, कल नहीं होगी शायद से। अब चलो ये सब नोट डाउन कर लिया तो होमवर्क देखो, आपको मैं होमवर्क क्या दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये होमवर्क करोगे तो ही नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आपको लेंस के रे डायग्राम्स याद रखने हैं, लेंस के रे डायग्राम्स, बस ये आपका होमवर्क है। कर लोगे ये तो किसी भी एनसीईआरटी वगैरह बुक से देख के लेंस के रे डायग्राम्स याद करके आना भैया, ये आपका होमवर्क है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, मिलेंगे नेक्स्ट